Hi everyone, I'm back with my new video, and my new video is on Union and its territories. आज हम यूनियन एंड टेरिटरी के बारे में बात करेंगे. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आर यू रेडी? ओके फाइन, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो हमने पहले की वीडियो में ये बात करी थी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 3 प्रमुख भागों में बटा हुआ है. वो प्रमुख भाग हैं, फर्स्ट इज प्रियम्बल, second article, and third is schedule. So our constitution has 3 major parts, or we can say 3 important points. That is, first is preamble, second is article, and third is schedule. So आज हम समझने वाले हैं कि article क्या है. Let's understand about article. Article is a guideline in Constitution of India for framing and defining a rule. तो article एक guideline की तरह वर्क करता है. ठीक है, अगर हमें कोई भी रूल बनाना है तो हमें आर्टिकल की जरूरत पड़ेगी. इट्स लाइक अ गाइडलाइन. इट्स रेदर अ प्रिंसिपल फॉर डिफाइनिंग एन एक्ट. किसी भी एक्ट को डिफाइन करने के लिए एक प्रिंसिपल रूल की तरह काम करता है. कई बार लोग आर्टिकल और सेक्शन को सिमिलर समझते हैं. चलिए जानते हैं सेक्शन क्या होता है. इट इज एन एक्ट और कोड फ्रेम्स अ डेफिनेशन ऑफ रूल. ये एक तरीका एक्ट है या कोड है जो डेफिनेशन को फ्रेम करता है रूल के. ठीक है, सच इज एग्जैक्ट ऑफ अ बिहेवियर एंड अ पनिशमेंट फॉर सेम. उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए और उसके साथ साथ पनिशमेंट क्या होना चाहिए उसी चीज के लिए सेक्शन वो डिफाइन करता है. हमने प्रीवियस उसमें देख लिया कि आर्टिकल क्या होता है, सेक्शन क्या होता है. नाउ मेन हेडिंग इज यूनियन एंड इट्स टेरिटरी. आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है क्या. तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी जो है वो पार्ट 1 में डिफाइन है कॉन्स्टिट्यूशन के, और पार्ट 1 में आर्टिकल 1 से 4 में ये डिफाइन है. So let's get started. There was no unanimity in the Constituent Assembly with the regard to name of country. Hence the Constituent Assembly had to adopt a mix of both. India, that is भारत. तो क्या हुआ था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसमें यूनानिमिटी नहीं थी. यूनानिमिटी मीन्स कि एक मत नहीं था कि भारत का नाम मीन्स इंडिया का नाम क्या रखा जाए. तो इसका एक मिश्रण रखा गया, वो नाम था इंडिया. Now second point is, in a constitution, article 1 to 4 deal with union and its territory. तो आर्टिकल 1 से लेके 4 तक में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में बताया गया है. अब हम आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक डिस्कस करेंगे कि इनमें है क्या. अब जो हमारे सामने आर्टिकल है वो है आर्टिकल 1. और आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 ये कहता है कि द कंट्री इज डिस्क्राइब्ड एज यूनियन ऑल्दो इट्स कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन नेचर. जो कंट्री है उसे एक मुट्ठी की तरह देखा गया है, और बट जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल है नेचर में, यानी फेडरल का मतलब है बटा हुआ. अब आर्टिकल 1 क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1, द टेरिटरी ऑफ इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज. इसको आर्टिकल 1 में जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है उसे 3 भागों में बांटा गया है. जो पहला भाग है वो है टेरिटरी ऑफ द स्टेट्स. जो दूसरा भाग है वो है यूनियन टेरिटरीज. जो तीसरा भाग है वो है टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम. अब हम टेरिटरी एंड यूनियन के बीच का डिफरेंस समझेंगे कि इनकी मीनिंग क्या है, इन दोनों की मीनिंग में डिफरेंस क्या है. टेरिटरी ऑफ इंडिया इज अ वाइडर एक्सप्रेशन देन द यूनियन ऑफ इंडिया. जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है वो एक बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है. वाइडर एक्सप्रेशन का मतलब ये होता है कि इसका मतलब बहुत बड़ा है देन यूनियन ऑफ इंडिया, बिकॉज द लेटर इंक्लूड्स ओनली स्टेट. जो यूनियन का मतलब होता है वो ये होता है, यूनियन ऑफ इंडिया का मतलब ये होता है कि ये सिर्फ स्टेट्स को इंक्लूड करता है, और जो टेरिटरी ऑफ इंडिया का मतलब होता है कि ये स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज और उन टेरिटरीज को भी इंक्लूड करता है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक्वायर की जा सकती हैं. एक्वायर का मतलब होता है हासिल की जा सकती हैं. हमने आर्टिकल 1 के बारे में डिस्कस कर लिया है, हमने उसके पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, एंड हम आर्टिकल 2 के बारे में बात करेंगे कि आर्टिकल 2 क्या कहता है. आर्टिकल 2 कहता है, इट एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया. तो ये कहता है कि जो पार्लियामेंट है उसे इतना पावर दिया गया है कि वो किसी भी स्टेट को या यूनियन टेरिटरी को एडमिट कर सके यूनियन ऑफ इंडिया में, और स्टैब्लिश न्यू स्टेट या फिर स्टैब्लिश कर सके न्यू स्टेट, और सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट थिंक्स फिट, और उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशन में जो उसको सही लगती है. अब हम देखते हैं कि उनके पास कौन कौन सी पावर है. आर्टिकल 2 ग्रांट्स 2 पावर टू द पार्लियामेंट. उनके पास 2 पावर्स हैं.
फर्स्ट पावर इज द पावर टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया। पहली पावर जैसे हमने डिस्कस किया कि यूनियन ऑफ इंडिया में वो किसी भी स्टेट को, नए स्टेट को शामिल कर सकता है। एंड सेकेंड पावर इज टू स्टैब्लिश न्यू स्टेट, वो एक नया स्टेट भी स्टैब्लिश किया कर सकता है। वैसे तो आर्टिकल 2 उतना यूज नहीं होता है, और अंडर आर्टिकल 368 जो अमेंडमेंट्स लाए जाते हैं उसके द्वारा सारे चेंजेस किए जाते हैं, या किसी यूनियन टेरिटरी को या स्टेट्स को। सो दैट वाज इट। Now let's understand what is Article 3. Article 3 क्या कहता है? It deals with the internal readjustment inter se of the territories of the constituent states of the Union of India. तो ये किस चीज से डील करता है? इंटरनल रीएडजस्टमेंट से ऑफ द टेरिटरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट, जो टेरिटरीज हैं कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। यूनियन ऑफ इंडिया की जो टेरिटरीज है उनके रीएडजस्टमेंट से ये डील करता है। नाउ empowers the parliament to reorganize the state, और ये empower करता है पार्लियामेंट को कि वो states को reorganize कर सके। Our first point is form a new state by separation of territory from any state, or by uniting two or more states or parts of state, or by uniting any territory to a part of any state. Okay, तो ये हमें empower करता है कि हम states को separate कर सकें, like आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, right? तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सेपरेट हो चुके हैं। पहले ये एक साथ थे, ये एक स्टेट कहलाता था, अब ये दो भागों में बंट चुके हैं। या फिर क्या करता है, दो स्टेट्स को यूनाइट कर देता है, या एक स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी को यूनाइट कर देता है। नाउ सेकंड पॉइंट इज इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट। तो ये रीएडजस्टमेंट की बात करता है, तो हम इसका एरिया भी इंक्रीज कर सकते हैं स्टेट्स का। डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, तो पहले सेकेंड पॉइंट था हम इंक्रीज कर सकते हैं, और थर्ड पॉइंट कह रहा है डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, तो हम कम भी कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट इज ऑल्टर द बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट्स। ऑल्टर मीन्स चेंजेस ला सकते हैं बाउंड्रीज में किसी भी स्टेट की, या और फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, ऑल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, हम नाम भी बदल सकते हैं, और ये काफी बार हो चुका है पहले भी कि नाम बदले गए हैं स्टेट्स के। So we have talked about Article 3. Article 3 में ये बताया कि हमें readjustments कैसे करने हैं, या फिर क्या कोई changes कैसे करने हैं किसी state में। Now Article 3 lays down two conditions in this regard. अब Article 3 की दो condition है। A bill contemplating the above changes can be introduced in the Parliament only with the prior recommendation of the President. तो जो बिल हम पेश करेंगे पार्लियामेंट में वो किसके द्वारा रिकमेंड किया जाएगा, प्रेसिडेंट के द्वारा रिकमेंड किया जाएगा, ये पहले से इंट्रोड्यूस नहीं होगा। इसके लिए पार्लियामेंट में पहले प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन होनी चाहिए कि आपको ऐसे चेंजेस लाने हैं। एंड द सेकेंड पॉइंट इज बिफोर रिकमेंडिंग द बिल, मतलब रिकमेंड करने से पहले द बिल द प्रेसिडेंट हैज टू रिफर द सेम टू द लेजिस्लेचर। अब प्रेसिडेंट के द्वारा ये रिफर किया जाएगा स्टेट लेजिस्लेचर को, ताकि वो अपने विचार व्यक्त कर सकें विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, एक स्पेसिफाइड पीरियड में, एक निर्धारित समय में वो अपने विचार प्रेसिडेंट को बता सकें। तो ये दो कंडीशंस हैं आर्टिकल 3 की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम समझेंगे कि आर्टिकल 4 क्या कहता है। आर्टिकल 4 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। It says any law made under Article 2 and Article 3 provide for the amendment of the first and the fourth schedule and supplemental, incidental and consequential matter. तो यहाँ पे कोई भी हमें अगर अमेंडमेंट लाना रहता है आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 में, तो उसमें आर्टिकल 368 की ज़रूरत नहीं है कि अमेंडमेंट्स लाएं अंडर आर्टिकल 368। वैसे भी अमेंडमेंट लाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट के हाथ में ये पावर होती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स ला सके। तो ये जो सीमा है कि हमें आर्टिकल 368 को यूज़ नहीं करना है, वो सिर्फ आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 तक के लिए है। तो अगर हमें इसमें कोई भी अमेंडमेंट्स लाने हैं तो हम फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल को चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट शेड्यूल कंसिस्ट नेम्स ऑफ द स्टेट इन द यूनियन ऑफ इंडिया। जो हमारा फोर्थ शेड्यूल है वो कंसिस्ट करता है नंबर ऑफ सीट्स अलॉटेड इन राज्यसभा फॉर ईच स्टेट, and Constitution will not treat any such law altering existing state or creating a new state as the amendment. So इनके अंदर कोई भी अगर amendment लाया जाएगा तो वो अंडर आर्टिकल 368 के द्वारा नहीं लाया जाएगा, और एज अ अमेंडमेंट भी इसे ट्रीट नहीं किया जाएगा अंडर आर्टिकल 368। थैंक यू गाइस।
सो लेट्स गेट इनटू क्विक रिकैप मोड एंड हम इसे समराइज करते हैं एक शॉर्ट फॉर्म में। हम इसे देखते हैं कि क्या क्या कंसिस्ट करता है आर्टिकल 1 to 4। आर्टिकल 1 कंसिस्ट करता है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। आर्टिकल 2 कंसिस्ट करता है एडमिशन और स्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। एडमिशन यानी शामिल करना, स्टैब्लिशमेंट का मतलब है स्थापित करना। आर्टिकल 2A किस चीज के बारे में बात करता है? ये बात करता है सिक्किम टू बी एसोसिएटेड विद द यूनियन। तो सिक्किम जो है वो यूनियन के साथ एसोसिएटेड था, बट अब इसे रिपील कर लिया गया है। अब हम आर्टिकल 3 देखते हैं। आर्टिकल 3 बात करता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, एक नए स्टेट की रचना या फिर ऑल्ट्रेशन ऑफ एरियाज। ऑल्ट्रेशन का मतलब होता है चेंजेस इन द बाउंड्रीज और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट, या उसकी बाउंड्री में या उसके नेम में। आर्टिकल 4 किस बारे में बात करता है? आर्टिकल 4 बात करता है लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3 टू प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड द फोर्थ शेड्यूल एंड सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंशियल मैटर्स। तो आर्टिकल 2 and 3 में आर्टिकल 368 के द्वारा चेंजेस आने की ज़रूरत नहीं है। एक से स्पेशल पावर दी गई है कि आर्टिकल 4 के द्वारा आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 में अमेंडमेंट्स लाए जा सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ आर्टिकल 2 and 3 के लिए बस एप्लीकेबल है और किसी आर्टिकल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। So this was the quick summary of that. I hope you liked it. So guys, if you like my video, so do like, share and subscribe my YouTube channel, that is Legacy of Law. And if you want to tell me something and want something to share with you, you can comment. Thank you guys.